हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, हमारे इस चैनल पर। आज उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सही होंगे और अच्छे से अपनी तैयारियां भी कर रहे होंगे आने वाले आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। और तो इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे सामान्य अध्ययन, जो आपका एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट है सिलेबस के अंतर्गत। सामान्य अध्ययन में भारतीय पुराना जो इतिहास है, प्राचीन इतिहास से लेकर के बहुत कुछ उसमें टॉपिक्स हैं, तो हम टॉपिक वाइज एक एक करके क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता भी जिसको कहा जाता है, इसके बारे में। देखिए, आपने सुना ही होगा कि सैंधव सभ्यता जो है, सिंधु घाटी सभ्यता, बहुत पुरानी सभ्यता है, जो कि ईसा से पूर्व इसका समय माना जाता है। और उस संबंध में बहुत सारे विद्वानों में मतभेद भी हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो एक्चुअल जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक के बीच में रहा होगा। तो एक जो रेडियो कार्बन, जो एक नई तकनीक है C14 रेडियो कार्बन इसको कहते हैं। रेडियो कार्बन पद्धति जो है ये, इसके अनुसार जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय इसका रहा, इसके अनुसार इसका जो समय रहा, इसका जो काल है, वो टाइम पीरियड लगभग 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक ऐसा माना गया है। 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक इसको माना गया है। और इसको जो है एक मान्यता भी दी गई है कि ये अब सर्वमान्य रूप से यही टाइम पीरियड इसका माना जाता है, 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच। यानी कि ईसा के जन्म से भी 2400 साल पहले और ईसा के जन्म से 1700 साल पहले तक के बीच का जो समय है, ये लगभग 17 और 7 24 700 साल का जो एक टाइम पीरियड रहा है, 700 वर्षों का, ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता का, जो जिस दौरान सिंधु घाटी सभ्यता रही होगी उसका समय ये माना गया है। अब बात करते हैं इसकी खोज किसने की। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो है वो, उसका जो श्रेय है वो जाता है राय बहादुर दयाराम साहनी को। नाम आता है राय बहादुर दयाराम साहनी, ठीक। और इन्होंने लगभग 1921 में इसकी खोज की थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी 1921 के आसपास में। तो 2 पॉइंट हुए क्लियर। तीसरा, इस सभ्यता को जो है प्रागैतिहासिक काल में रखा जा सकता है। प्रागैतिहासिक काल, इसको जो है प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। और प्रागैतिहासिक काल वो समय है जब इतिहास, जिस वक्त का जो इतिहास है उसके साक्ष्य तो मिलते हैं लगभग रेडियो कार्बन जैसी पद्धतियों से चेक करके कि कितने समय पूर्व का ये है। अब तो डेटिंग पता लग जाती है, कार्बन डेटिंग जिसे कहते हैं। लेकिन प्रागैतिहासिक काल वो समय होता है जब इतिहास जो है वो लिखित रूप में संरक्षित नहीं किया जा सका था, या फिर लिखित रूप में संरक्षित अगर किया भी गया हो किसी तरह से, तो उस समय की जो लिपि है या उस समय की जो प्रचलित भाषा थी उन लोगों की, वो आज तक अपठनीय रही है। आज तक जो है उसको पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं हुई किसी को भी कि उसमें क्या लिखा गया है और किस तरह के उसमें अभिलेख हैं। हालांकि कई जगह पर सिंधु सभ्यता में भी बहुत सारी ऐसे चिन्ह मिलते हैं लिखे हुए, जैसे कि कुछ लिखा हुआ हो, ये चीज़ भी मिलती है, लेकिन वो अपठनीय है, अभी तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है। वो पता नहीं कौन सी लिपि में है, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है विद्वानों का इसमें
लगातार रिसर्च रहती है, लेकिन अभी तक उसमें सफलता पुख्ता रूप से जिसको हम कहें कि हाँ ये बिल्कुल प्रमाणित रूप से यही बात इसमें लिखी गई हो, तो ऐसा जो है वो नहीं मिला है अभी तक। तो प्रागैतिहासिक काल में इसको हम रखते हैं, प्रागैतिहासिक कालीन सभ्यता भी इसको हम कह सकते हैं कि प्रागैतिहासिक कालीन सभ्यता थी। दूसरी बात, अब बात करते हैं इसके जो मुख्य जो इसका विस्तार है, विस्तार कहां से कहां तक है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, बात कर लेते हैं इसके विस्तार की। ये आपको समझ में आ गया होगा, सिंधु सभ्यता का विस्तार। विस्तार यानी कहां से कहां तक फैली हुई थी, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण के बीच में अगर हम बात करें तो कहां से कहां तक ये इसका फैलाव था, ये एक जो है नोट करने वाली बात है। तो ऐसे हम इसको एक वो बना लेते हैं, इसका एक डायग्राम, ठीक है। तो बात करें, ये हमारा हो गया पूरब दिशा, इधर हो गया उत्तर, इधर हो गया पश्चिम और इधर की ओर हो गया दक्षिण। ये तो 4 दिशाओं को हम इस तरह से विभाजित करते हैं कागज में कभी भी हमको लिखना हो तो पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो बात करें अगर हम पूरब की, पूरब दिशा में, तो पूरब दिशा में यानी कि भारत के नक्शे के आधार पर हम इसको इस तरह से पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के उसमें बांट रहे हैं। सिंधु सभ्यता कहाँ है, ये एक्चुअल में ये सिंधु सभ्यता जो है, सिंधु नदी के किनारे किनारे ये सभ्यता का विकास हुआ। सिंधु जो नदी है उसके किनारे किनारे इसका विकास माना जाता है, तो इसको इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता कह देते हैं। और इसका जो विस्तार है, फैलाव है, जो पूर्व दिशा में है, वो मिला है यहाँ आलमगीरपुर, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, जिला मेरठ, आप इसको लिख लेंगे मेरठ में। और ये नदी है, ये नदियों के नाम भी कभी कभी पूछ लेगा, तो ये हिंडन नदी के किनारे पर ये मिले हैं इसके अवशेष, यानी कि इसके साक्ष्य मिले हैं यहाँ पूर्व दिशा में। इससे उधर, इससे पूर्व की ओर इस आलमगीरपुर जो ये जगह है यूपी में, मेरठ में, मेरठ जिले में, तो यहाँ से और अगर पूर्व की ओर हम बढ़ें तो अभी तक सिंधु सभ्यता के कोई भी साक्ष्य प्रमाण नहीं मिले हैं। अंतिम पूर्व दिशा में लास्ट यहीं तक खोजे जा सके हैं अभी तक की स्थिति के अनुसार, हिंडन नदी के किनारे। बात कर लेते हैं पश्चिम की। तो पश्चिम में जो है इसका विस्तार है बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में सुतका गेंडोर एक जगह है, सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर कहाँ, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान जो कि अब हमारे देश का हिस्सा नहीं है, बलूचिस्तान में। और ये है आपका दाश्क नदी के किनारे पर, दाश्क नदी, कौन सी नदी, दाश्क नदी, सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में दाश्क नदी के तट पर ये यहां तक जो है इसका विस्तार पश्चिम दिशा में इधर बलूचिस्तान तक है, बलूचिस्तान के सुतका गेंडोर ये जगह है। उत्तर में बात कर लेते हैं, तो उत्तर में जम्मू कश्मीर में एक जगह पड़ती है मांदा, अखनूर डिस्ट्रिक्ट जो है उसके पास, यानी कि कहाँ, जम्मू कश्मीर। और ये है चिनाब नदी के किनारे, चिनाब नदी, ठीक बात। मांदा, मांदा अखनूर जम्मू कश्मीर में उत्तर दिशा में, वहां तक इसके
अवशेष मिले हैं। और दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में जो है इसके जो अवशेष मिले हुए हैं वो हैं आपके दाइमाबाद, अहमदनगर गुजरात, महाराष्ट्र, अहमदनगर महाराष्ट्र। अहमदनगर महाराष्ट्र, और ये है गोदावरी नदी के किनारे। देखिए गोदावरी नदी, तो जहां से भी अवशेष मिले हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी नदी के किनारे स्थित वो जगहें रही हैं, किसी न किसी नदी के किनारे वो जगहें स्थित रही हैं जहां से भी उसके अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के जहां से भी अवशेष मिले हों वो कहीं ना कहीं किसी न किसी नदी के किनारे विकसित हुई है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मनुष्य की एक ऐसी प्रवृत्ति है कि वो जब भी जहां भी उसने अपनी बसावत की, जहां भी वो बसने के लिए गया, जहां भी उसने देखा, तो अधिकांश जो भी शहर, जो भी गांव, कस्बे इत्यादि जो बसे हैं वो किसी न किसी नदी के ओर बसे हुए हैं, घाटियों में बसे हुए हैं। इसलिए घाटी सभ्यता इसको कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता भी इसको कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता या सैंथो सभ्यता, सिंधु सभ्यता के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो इसका समय काल 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच खोज इसकी की थी राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 के आसपास में। और इसका विस्तार जो है उत्तर में जो है जम्मू कश्मीर तक, चिनाब नदी, दक्षिण में दाइमाबाद महाराष्ट्र, गोदावरी नदी, पूरब में उत्तर प्रदेश मेरठ में आलमगीरपुर तक हिंडन नदी, और इधर पश्चिम में बलूचिस्तान के सुतका गेंडोर तक दाश्त नदी। तो ये इसका एक सामान्य परिचय। उसके बाद इसके जो 6 बड़े नगर हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं कि इसके मुख्य जो बड़े नगरों के का दर्जा दिया गया, बड़े नगर जो हैं इसके केवल 6 ही माने गए। बड़े नगर कितने माने गए? 6। केवल 6 नगरों को बड़े नगर के रूप में इसमें माना गया, और वो है जैसे नंबर 1 मोहनजोदड़ो, नंबर 1 मोहनजोदड़ो, नंबर 2 हड़प्पा, नंबर 3 धौलावीरा, नंबर 4 राखीगढ़ी, नंबर 5 कालीबंगन, और नंबर 6 बनवारी वाला, क्या गणवारी वाला जिसको कहते हैं, गणवारी वाला। तो ये जो है इसके 6 मुख्य नगरों में गिने गए हैं। 6 मुख्य नगर ये माने गए हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन, धौलावीरा, राखीगढ़ी और गणवारी वाला। तो ये 6 इसके मुख्य नगरों में सम्मिलित हैं। और बात करते हैं स्वतंत्रता के पश्चात कहाँ से सबसे ज़्यादा अवशेष मिले हैं, तो हड़प्पा सभ्यता के या ये सिंधु घाटी सभ्यता के स्वतंत्रता के पश्चात जो मिले हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए वो करके। तो ये जो सब इसके अवशेष मिले हैं सबसे ज़्यादा वो मिले हैं गुजरात से, गुजरात के अलग अलग नगरों से जो है मिले हुए हैं। इतने बीच में ये सभ्यता देखिए, जो अभी मैंने यहाँ पे एक डायग्राम दिशाओं के आधार पर बनाया हुआ था, तो वो सभ्यता उतने दौरान में फैली हुई है। उतने बीच में बहुत सारे उसमें शहर हैं, बहुत सारे ऐसे गांव हैं, छोटे छोटे कस्बे, जहां इसके अवशेष मिले हैं खोजकर्ताओं को। और अलग अलग जगहों की खोज अलग अलग खोजकर्ताओं के द्वारा समय समय पर की गई है, जो कि 1990-91 तक भी इसकी खोजें होते रही। सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता के बाद जो अवशेष मिले हैं या सबसे ज़्यादा नगरों की जो पता चला है वो है
हड़प्पा सभ्यता के जो पता चले गुजरात शहर से, गुजरात में खोजे गए हैं। और अब इस सभ्यता में जब व्यापार हुआ करता था तो उस दौरान लोगों का एक जगह से दूसरे जगह आना जाना जो होता था, यातायात के साधन जो होते थे मुख्यतः वो नदी और समुद्र के रास्ता ही होता था, या फिर जमीनी स्तर पर अगर हो तो फिर कुछ जानवरों की सहायता से वो लोग अपना एक जगह से दूसरे जगह पर आना जाना संभव कर पाते थे। तो बंदरगाह भी इसके इस सभ्यता का एक प्रमुख एक अवशेष के रूप में मिले हैं। बंदरगाह भी वहाँ था, बंदरगाह से भी वो लोग परिचित थे। बंदरगाह जो होते हैं जहाँ पर पानी के जहाज आया जाया करते हैं, रुका करते हैं, एक तरह से पानी के जहाज़ों का स्टेशन है वो बंदरगाह, पत्तन जिसको कहा जाता है, पोर्ट, सी पोर्ट्स। तो वो बंदरगाह जो है वो कहाँ से मिले हैं? लोथल और सुदकोदड़ा, लोथल और सुदकोदड़ा से में मिले हैं बंदरगाह। लोथल और सुदकोदड़ा से मिले हैं क्या? बंदरगाह। ये उस सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह हुआ करते थे, लोथल और सुदकोदड़ा। ये लोथल जो है गुजरात में है वर्तमान में, लोथल और सुदकोदड़ा में बंदरगाह मिले। कालीबंगन से एक एक करके इन पॉइंट्स को समझते गए जाइएगा। जुते हुए खेत का प्रमाण, जुते हुए खेत का जो प्रमाण है वो मिला है कालीबंगन से। कालीबंगन से जुते हुए खेत का प्रमाण जो है कालीबंगन से मिला है। और साथ ही साथ यहाँ से ईंटों का भी जो है, जो नक्काशीदार ईंटें हैं उनका भी प्रमाण यहाँ से मिलता है। नक्काशीदार ईंटों का प्रमाण, दैट इज ऑल्सो फ्रॉम कालीबंगन। तो ये भी जो है कालीबंगन से ईंटों के प्रमाण भी मिले हुए हैं। इसके अलावा जो अन्नागार हैं, यानी अन्न रखने के लिए जो ऐसी जगह बनाई जाती है, अन्नागार। अन्नागार मतलब अन्न रखने के लिए जो स्थान बनाया जाता है, वो मिला है मोहनजोदड़ो से। अन्नागार जो है वो मिला है मोहनजोदड़ो से। अन्नागार का मतलब अन्न रखने के लिए ऐसा एक स्थान, बहुत बड़ा सा कमरा, जिसको हम कह देते हैं आज के समय में क्या, गोदाम या स्टोर रूम। तो वो चीज़ जो है वो कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। साथ ही साथ अन्नागार तो मिला ही मिला है, स्नानागार। स्नानागार भी जो है ये कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से, जो कि नीचे की ओर बना हुआ, जैसे स्विमिंग पूल हम कहते हैं, स्नानागार इस तरह से बना हुआ होता था कि नीचे की ओर सीढ़ियाँ होती थी और उसमें जाकर के जो है स्नान करने की एक ऐसी स्थिति में व्यवस्था बनाई गई होती थी। तो वो जो है मिला है यहाँ से। अग्निकुंड की बात करें, अग्निकुंड आग जलाने की जो स्थिति है या स्थान है, अग्निकुंड जो है वो मिला है लोथल और कालीबंगन से। यहाँ जो है मिले हैं अग्निकुंड के प्रमाण, कि जो है आग जलाने के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था, जो एक कुंड जैसा, जैसे हवन कुंड होता है आज के समय में, इस प्रकार का बड़ा सा एक कुंड, आग जिसमें जलाई जाती थी सामूहिक रूप से, तो ऐसा एक अग्निकुंड जो है वो मिला है लोथल और कालीबंगन से।
मोहनजोदड़ो से और क्या चीजें मिली हैं? एक 3 मुख वाली आकृति, 3 मुख वाला एक शिला पर 3 मुखों वाली एक आकृति मिली है, जिसको संभवतः पशुपतिनाथ के तौर पर उसकी पहचान की गई है विद्वानों के द्वारा। तो 3 मुख वाला जो एक आकृति मिली है पशुपतिनाथ की, वो भी मोहनजोदड़ो से मिली है, 3 मुख वाले। और इसी के साथ में यहाँ पे लिख देता हूँ, चलिए यहाँ लिख देते हैं 3 मुख वाली आकृति, जिसको कि पशुपतिनाथ कहा गया। ये भी जो है मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। तो मोहनजोदड़ो से ये आकृति मिलती है 3 मुख वाली। दूसरा, हड़प्पा में जो वहाँ की मोहरें थी उसमें क्या मिलता है? एक सींग वाला पशु, एक सींग वाला पशु। हड़प्पा की मोहरों से क्या मिलता है? एक सींग वाला पशु। ये मोहरों पे अंकित है, एक सींग वाला पशु। मोहनजोदारो फिल्म भी आपने देखी होगी, उसमें भी जो है एक सींग वाले पशु को इस तरह से उसमें भी बड़ा हाईलाइट करके दिखाया गया हुआ था। तो ये चीज़ जो है मिली है हड़प्पा से। साथ ही साथ बात करते हैं आगे कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों की मुख्य फसल क्या वो जानते थे? फसल कौन सी फसल ज़्यादा उगाते थे? तो गेहूं और जौ जो है मुख्य फसल है। मुख्य फसलें वो हैं गेहूं और जौ। गेहूं और जौ सिंधु काल की मुख्य फसलें। और मिठास के लिए जो है, मिठास के लिए किस चीज़ का उपयोग होता था? वो होता था शहद का। मिठास के लिए शहद का उपयोग। मिठास के लिए शहद का उपयोग। रंगपुर और लोथल 2 जगहें आती हैं जहां चावल की खेती के प्रमाण मिलते हैं। के प्रमाण या साक्ष्य मिले हैं, साक्ष्य कह सकते हैं इसको हम। ये कहां से मिले हैं? ये मिले हैं रंगपुर और लोथल। रंगपुर और लोथल से। तो रंगपुर और लोथल से जो है मिले हैं चावल की खेती के प्रमाण, उसके साक्ष्य। धान के अवशेष मिले हैं जिससे, या चावल के अवशेष मिले हैं कुछ न कुछ इस तरह से, जिससे कि ये पता लगता है कि ये लोग सिंधु सभ्यता के तत्कालीन लोग जो थे वो चावल की खेती करना भी जानते थे, धान की खेती से भी परिचित थे। और तो इस तरह से ये चीज़ें, मुख्य मुख्य जो चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ कहाँ से प्राप्त हुई है सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर, तो ये आपके सामने। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे घोड़े के भी इसमें अवशेष मिले हैं। घोड़े के अवशेष जो हैं वो कहाँ से मिले हैं? वो मिले हैं आपको लोथल, रंगपुर और सुरकोतड़ा जो जगह है। सुरकोतड़ा जो अभी पहले हमने एक बार चर्चा की थी सुरकोतड़ा जगह की। तो कालीबंगन, लोथल और सुरकोतड़ा से घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। घोड़े के अस्थि पंजर, यानी कि ये कंकाल कहाँ से मिले हैं? ये चीज़ें मिली हैं कालीबंगन, लोथल
और सुरकोतड़ा से। ये मिलने का मतलब क्या है कि वो लोग घोड़े से भी परिचित थे और घोड़े को संभवतः वो पालते थे और घोड़े का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में किया करते होंगे। ऐसा जो है एक अनुमान लगाया गया है कि उनका घोड़ा जो है उनके लिए एक पालतू पशु के रूप में रहा होगा, रहता होगा। और साथ ही साथ धरती को भी वो पूजा करते थे। धरती को किस चीज़ की देवी माना करते थे? धरती की पूजा भी किया करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। धरती की पूजा किस रूप में? उर्वरता की देवी, उर्वरता की देवी के रूप में धरती की पूजा भी किया करते थे। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि धरती जो है वो हमें जो है अनाज उगा के दे रही है, तो उर्वरता की देवी है। तो इस भाव के साथ धरती की पूजा भी किया करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। ऐसा जो है एक प्रमाण, ये भी इसका भी प्रमाण मिलता है। इसके अलावा वृक्षों की पूजा, वृक्ष पूजा और शिव पूजा, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके प्रमाण भी मिले कि साक्ष्य भी मिले हैं, जिससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि वो लोग वृक्षों की पूजा भी करते थे और शिव पूजा का भी उस वक्त प्रचलन था। ऐसा जो है माना जाता है। इस तरह के कुछ प्रमाण मिले हैं विद्वानों को और विद्वानों ने जो है उस पर रिसर्च करके, शोध करके, तमाम सालों की मेहनत करके फिर ये चीज़ें हमारे सामने रखी हुई हैं कि हाँ, ये सिंधु सभ्यता के लोग वृक्ष पूजा भी किया करते थे और शिव पूजा भी किया करते थे। धरती की पूजा भी किया करते थे उर्वरता की देवी के रूप में। और एक सींग वाले पशु को बहुत पूजनीय माना जाता था। एक सींग वाला जो पशु है, एक श्रृंगी पशु जो है कहाँ से मिला? हड़प्पा की मोहरों से मिला है। तो ये एक सींग वाला पशु जो है ये बहुत ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता के लोगों का बहुत पूजनीय है या बहुत इम्पोर्टेंट जानवर ये उस वक्त रहा होगा। 3 मुख वाली आकृति जो है संभवतः पशुपतिनाथ, और पशुपतिनाथ जो है ये शिव जी का ही स्वरूप है। तो मोहनजोदड़ो से इसका जो ये मिला है अवशेष, साक्ष्य मिला है, तो इस बात से लेकर एक ये लगाया जाता है कि वो लोग शिव पूजा की भी शिव पूजा भी करते रहे होंगे। तो ऐसा जो है एक अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि पशुपतिनाथ से मिलती जुलती जो है कि एक शिला मिली हुई है जिसमें 3 मुख हैं, 3 मुख वाली आकृति उस पर बनी हुई है उस शिला पर। तो इन बातों से जो है ये अंदाजा लगाया जाता है विद्वानों को, जो ये साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर। उसके अलावा सूर्य की उपासना का भी हड़प्पा सभ्यता में या जो हम ये सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, उसमें सूर्य की उपासना का भी कुछ अनुमान लगाया जाता है। सूर्य की उपासना, सूर्य भगवान की पूजा, सूर्य देवता की पूजा, सूर्य की पूजा का भी अनुमान लगाया जाता है। ऐसा लगाया जाता है, ऐसा माना जाता है कि शायद सिंधु घाटी के लोग, सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो सूर्य की पूजा भी किया करते होंगे उस वक्त पे, जब वो निवास किया करते थे, जब उनका नगर पूरी तरह से विकसित अवस्था में था, या ये कहिए कि जब उस नगर में लोग रहा करते होंगे, जब वो नगर होगा अस्तित्व में। आज तो अब वो नगर अस्तित्व में है ही नहीं, केवल साक्ष्य मिलते हैं। तो उन प्रमाणों के आधार पर, खुदाई करने के आधार पर फिर वो प्रमाण मिलते हैं वैज्ञानिकों को, विद्वानों को। तो उस आधार पर ये अनुमान लगाए जाते हैं उन मिले हुए साक्ष्यों के आधार पर कि वो उस सभ्यता के रहने वाले जो लोग थे वो एक तरह से देखा जाए तो एक नगरीय सभ्यता थी। सबसे महत्वपूर्ण एक बात है कि सिंधु सभ्यता को जो है नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। इसी में यहीं पर जोड़ देते हैं, नगरीय सभ्यता,
इसको नगरीय सभ्यता के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो है बड़े विकासशील विकसित तरीके से जो है बड़ी प्लानिंग के तहत वो नगर बनाए गए थे, ऐसा जो है प्रमाण मिलते हैं कि पक्की ईंटों के मकान मिलते हैं, घरों की जो दरवाजे हैं वो पीछे की ओर खुलते हैं, सड़कें जो है आगे की ओर रहती हैं। ये भी एक विशेषता है कि जो घर हैं, कॉलोनी, जैसे आज के समय में हम कॉलोनी देखते हैं, बीच में रोड जा रही है, रोड के दूसरी ओर भी जो है घर हैं, जैसे हम आज के समय में कॉलोनी देखते हैं, ये रोड जा रही है, इधर भी घर बने हुए हैं, इधर भी घर बने हुए हैं, सब इधर भी घर बने हुए हैं, ऐसा है ना आज के समय में। तो ये जो डायग्राम है, ये जो प्लानिंग है, ये जो नक्शा है, ये उस वक्त भी रहा होगा सिंधु घाटी सभ्यता के समय पर। लेकिन उन लोगों के उसमें और हमारे उसमें क्या अंतर है कि हम लोगों ने दरवाजे जो हैं इधर की ओर खोले हुए हैं, सड़क की ओर, मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं, जबकि उनके उसमें दरवाजे जो थे घरों के वो पीछे की ओर खुला करते थे। ये भी एक इनकी विशेषता है, मुख्य मार्ग की ओर दरवाजे न खुल करके किधर पीछे की ओर खुला करते थे। ये भी एक जो है विशेषता रही है सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान उस नगर की। तो उसको विकसित नगर की श्रेणी में रखा जाता है कि वो नगर जो है एक मतलब विकसित नगर था। उस वक्त के लोग बहुत विकसित ढंग से जीवन यापन करते रहे होंगे, ऐसा जो है अनुमान लगाया जाता है। दूसरा, मातृदेवी एक और इसमें पूजा का प्रावधान है इनकी, उसमें जो मिलता है मातृदेवी की पूजा की उपासना या पूजा का प्रमाण की उपासना करते थे। तो पूजा किस किस की जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा, ये 4 पॉइंट्स हैं। धरती की पूजा उर्वरता की देवी के रूप में, वृक्ष की पूजा, शिव जी की पूजा का प्रमाण मिला हुआ है, ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे पता लगता है कि वृक्ष की पूजा करते थे, शिव पूजा करते थे, क्योंकि 3 मुख वाली आकृति जो है मोहनजोदड़ो से मिली है, पशुपतिनाथ की आकृति के तौर पर उसको जो है माना गया है। तो इस प्रमाण से ये लगता है कि शिव पूजा किया करते होंगे। सूर्य की पूजा का भी अनुमान लगाया जाता है कि सूर्य की पूजा किया करते होंगे। और चौथा, मातृ देवी की उपासना तो किया ही करते थे, मातृ देवी की उपासना का प्रमाण भी मिलता है। दूसरी बात, जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है, ये जो सभ्यता थी इसमें मातृसत्तात्मक समाज था। समाज जो था वो मातृसत्तात्मक था। देखिए, समाज जो है वो 2 प्रकार से चलता है। सत्ता जो है मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक परिवार। तो मातृसत्तात्मक परिवार क्या होता है और पितृसत्तात्मक परिवार क्या होता है? मातृसत्तात्मक परिवार के अंतर्गत माता को जो है प्रधान माना जाता है, परिवार में मुखिया जो है माता मानी जाती है। तो परिवार का स्वरूप जो होता था मातृसत्तात्मक। ये भी एक विशेषता है, मातृसत्तात्मक परिवार। ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता की एक और विशेषता है कि वहाँ की जो समाज होता था वो समाज मातृसत्तात्मक होता था, जिसमें माता के अनुसार जो है बच्चों का वो मिलता था, नाम मिलता था। जैसे आज के समय में क्या होता है कि बच्चे का उत्तराधिकारी जो है वो पिता के आधार पर होता है, मातृसत्तात्मक नहीं होता। माता अपने पक्ष को छोड़ करके जो पिता होते हैं उनके घर आती है। यानी मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे किसी लड़की की शादी हो रही है तो कोई विवाह समारोह के अंतर्गत जो लड़का है वो अपने ही घर पे रहता है। वर्तमान जो स्थिति है, परिस्थितियां हैं या वर्तमान जो नियम है उसके आधार पर कि लड़का तो अपने ही घर रहता है, लड़की जो है दूसरी जगह से ब्याह करके लड़के के घर आती है। लेकिन मातृसत्तात्मक परिवार में हम ये कह सकते हैं कि माता की सत्ता होती है, यानी कि माता के आधार पर जो है परिवार की वंशावली चलती है, पिता के आधार पर नहीं चलती। माता के आधार पर ही परिवार की वंशावली आगे बढ़ती है। आज के समय में क्या होता है, पिता के आधार पर, पिता के वंश के अनुसार ही वंशावली आगे बढ़ती है। नाम पिता का मिलता है बच्चे को, जाति जो है, सरनेम जो है पिता का मिलता है। लेकिन उस वक्त ऐसा माना जाता है कि मातृसत्तात्मक समाज रहा होगा, मातृसत्तात्मक परिवार की एक ऐसी विशेषता रही होगी सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान। सिंधुवासी जो थे, जो वस्त्र होते थे, वस्त्रों का किस प्रकार से इनका होता था,
तो वस्त्र जो थे ये सूती और ऊनी वस्त्र का इस्तेमाल किया करते थे, सूती एवं ऊनी, ये भी एक पॉइंट है, सूती एवं ऊनी वस्त्रों का इस्तेमाल। अब इससे क्या चीज समझ में आती है, सूती वस्त्र का इस्तेमाल करने से मतलब एक चीज ये समझ में आती है कि सूती वस्त्र का जहाँ इस्तेमाल वो करते थे, अगर ऐसे प्रमाण मिले हैं तो इसका मतलब वो कपास की खेती भी जानते होंगे, क्योंकि बिना कपास के सूती वस्त्र बनाना संभव तो है नहीं, तो कपास की खेती जानते होंगे। दूसरा, ऊनी वस्त्रों का इस्तेमाल किया करते थे, तो फिर ये भी बात प्रमाणित हो जाती है कि जिन जानवरों से, जिन जंतुओं से, पशुओं से ऊन मिलता है, हम वर्तमान के आधार पर जिन हम जानते हैं, जैसे भेड़ है, इस तरह के जो जानवर हैं जिनसे ऊन मिलता है, उन जानवरों को भी वो लोग पाला करते होंगे, तभी उनसे उनको मिलता होगा और वो ऊनी वस्त्रों का भी प्रयोग अपने समय में किया करते होंगे। ऐसे जो प्रमाण मिले हैं, तो प्रमाण के आधार पर कुछ बातें और प्रमाणित हो जाती हैं। अगर सूती वस्त्र का उपयोग का प्रमाण मिला है तो दैट मीन्स कि वो लोग कपास की खेती करना भी जानते होंगे, और ऊनी वस्त्रों का मिला है तो इसका मतलब उन जानवरों को भी पालते होंगे जिनसे ऊनी वस्त्र बनाए जा सके, जिनसे ऊन प्राप्त किया जा सकता हो। मनोरंजन के लिए क्या किया करते थे, अब आज के समय की तरह मोबाइल और टीवी तो थे नहीं, जाहिर सी बात है, इतना विकसित, ऐसी इस प्रकार का विकसित विज्ञान तो था नहीं उस वक्त, वो तो कई हजारों साल पहले की बात है। तो मनोरंजन के साधन उनके लिए हुआ करते थे मनोरंजन के लिए क्या करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, मनोरंजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मछली पकड़ना, शिकार खेलना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, ये भी एक इम्पोर्टेंट खेल उस वक्त का होता था। पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ इत्यादि खेलना, चौपड़, चौपड़ खेलना, तो इस प्रकार के पासा आदि खेलना, ये साधनों का प्रयोग किया करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने मनोरंजन के लिए। तो मनोरंजन तो इंसान की एक ऐसी प्रवृत्ति है कि जो कि इसको चाहिए, तो मनोरंजन के साधन उस वक्त इस तरह से इंसान खोजा करता था, मछली पकड़ने का खेल, या शिकार खेलने चला जाया करता था, या पशु पक्षियों को आपस में लड़ाने का काम कर दिया करता था, चौपड़ खेलना इत्यादि, पासा खेलना, इस प्रकार के खेलों को किया करते थे वो लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ऐसे प्रमाण मिलते हैं। दूसरी चीज, मिट्टी से बर्तन बनाते थे। बर्तन जो होते थे, बर्तन बनाने के लिए कैसी मिट्टी, जैसे पेंसिल में लिख रहा हूं, यानी कि लाल मिट्टी, लाल मिट्टी का प्रयोग, बर्तन बनाने के लिए लाल मिट्टी का प्रयोग करना। तो लाल मिट्टी जो है, चिकनी मिट्टी जो होती है, लाल मिट्टी, उसको पका करके उसके पहले बर्तन बना करके किसी प्रकार से उसको ढालते होंगे, जैसे कि कुम्हार वर्तमान समय में हम देखते हैं कि जिस प्रकार मिट्टी के बर्तन बनते हैं, ऐसा ही कोई उनके पास भी इस प्रकार की कोई तरकीब रही होगी, तो उनसे बर्तन बनाते थे, और लाल मिट्टी के बर्तन जो है मिले हुए हैं, भांडे बर्तन जो हैं उनके, वो चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ है कि सिंधु घाटी के जो सब लोग थे, वो लोग तलवार आदि से परिचित नहीं थे, इंपॉर्टेंट बात है। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, तलवार से परिचित नहीं थे, तलवार से परिचित नहीं थे सिंधु घाटी के लोग, ऐसे जो है प्रमाण मिले हैं, क्योंकि तलवार की कोई अंश वहाँ पे इस तरह का मिला नहीं है, तो इसलिए तलवार वैसे इसलिए कहा गया क्योंकि तलवार जो है ये एक बहुत पुराने समय से चला आ रहा हथियार है, राजाओं महाराजाओं के समय से
हम भी देखते हैं, हमने अपने भारत के प्राचीन इतिहास में भी ये देखा है, जब राजाओं का समय हुआ करता था तो राजा महाराजाओं के समय पर भी जो है तलवार हुआ करती थी, ऐसा जो है ये माना गया। लेकिन सिंधु सभ्यता के लोगों के पास वहाँ कोई इस प्रकार की अवशेष तलवार के नहीं मिले हैं, तो इसलिए कहा गया कि वो तलवार से परिचित नहीं थे, तलवार को नहीं जानते थे। और कालीबंगन जो जगह है, कालीबंगन जो अभी तक एक जगह का नाम आ रहा था, कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियां। कालीबंगन का अर्थ है, मैंने काली पेन से लिख दिया है, काली चूड़ियां। कालीबंगन जो जगह आती है उसका अर्थ है काली चूड़ियां। पर्दा प्रथा भी थी सिंधु सभ्यता में, ये कह सकते हैं पर्दा प्रथा प्रचलित थी। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति इससे परिचित थे। से परिचित वो थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, पर्दा प्रथा में रहना और वेश्यावृत्ति आदि जो ये वर्तमान में भी चलती हैं, तो इन चीज़ों से वो लोग परिचित थे, ऐसा जो है माना जाता है। और शवों के लिए, जो शव हुआ करते थे, जब किसी की मृत्यु हो जाया करती थी तो उसके लिए क्या प्रावधान था, शवों को जलाने और गाड़ने दोनों की व्यवस्था थी। दोनों व्यवस्थाएं प्रचलित थी। यदि कोई मर गया तो उसके शव को जो है या तो जलाया जाएगा या तो उसको गाड़ा जाएगा, इस प्रकार की दोनों व्यवस्थाएं उस वक्त भी सिंधु घाटी सभ्यता के समय पे प्रचलित थी। और इसका जो विनाश का कारण माना जाता है, सिंधु घाटी के विनाश का कारण सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण संभवतः बाढ़ को माना जाता है। संभवतः बाढ़ को माना जाता है, यानी कि बाढ़ से जो है सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ होगा, ऐसा जो है ये माना जाता है। ठीक है, ये सब आपको समझ में आया होगा ऐसी उम्मीद करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो मातृत्वात्मक परिवार हुआ करता था, सूती और ऊनी वस्त्रों से वो लोग परिचित थे, और मनोरंजन के लिए उनके पास साधन होते थे, शिकार खेलना, पशुओं को आपस में लड़ाना, और जुआ पासा इत्यादि, पासा खेलना, और ये सब चीज़ें हुआ करती थी। ठीक है, तलवार से परिचित वो थे नहीं, तलवार के बारे में नहीं जानते थे।